So today we are going to study our new chapter, that is the chemistry in everyday life. अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा है। केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल होते हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये इन सारी चीज़ों के बारे में अभी तक हम लोगों ने स्टडी की। तो ये अभी तक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो सब थ्योरेटिकल पार्ट था, वो सब जो था वो थ्योरी और इससे जुड़े हुए फंडामेंटल्स थे। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने थ्योरी और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की डिटेल में स्टडी की है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके? एप्लीकेशन की। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी भी थ्योरी या किसी भी नॉलेज को एप्लीकेबल नहीं बनाते या उसका एप्लीकेशन नहीं बना पाते या उस नॉलेज या उस थ्योरी से कॉमन पीपल को जब तक हम लोग बेनिफिट नहीं कर सकते, ऐसे थ्योरी की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती या ऐसे फंडामेंटल्स की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने थ्योरी और फंडामेंटल्स को सीखा, नॉमेनक्लेचर सीखा, हमने स्ट्रक्चर सीखा, सिंथेसिस सीखी, लेकिन डे टू डे लाइफ में इनका क्या एप्लीकेशन है वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे नए चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। अक्सर जब हम लोग स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं या जब हम लोग कोचिंग क्लास में कई बार हम लोग 1-to-1 बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो मैंने देखा अक्सर जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि ये चैप्टर के चूंकि ब्लूप्रिंट में मार्क्स भी लिमिटेड ही असाइन है, कम ही असाइन है, और या इस चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, तो हम केवल वो कुछ 8-10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि हम लोग उनको तैयार कर ले तो हमारा ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। यानी केवल पासिंग मार्क ऑब्टेन करने के हिसाब से अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को इस चैप्टर को फोकस करते हुए देखा, नॉलेज के लिए कोई फोकस नहीं करता। लेकिन यहां पर मेरी कोशिश रहेगी, यहां पे हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग बताएं। क्यों? क्योंकि यहां से आपके सामने करियर की नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है उसके रास्ते खुलेंगे। कैसे? आइए अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या है? वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्टीमेटली सेल से मिलकर बना हुआ होता है। वी ऑल आर कंपोज ऑफ द सेल, है ना। ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, बट अल्टीमेटली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल और केवल सेल से मिलकर बना होगा। अब ये जो सेल है, इस सेल में क्या होता है? सेल अपने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है ना। और जब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है तो इन इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसे चाहिए एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का जो मेन जो सोर्स होता है हम जानते हैं वो होता है फूड। तो इस तरीके से जो है एनर्जी का मेन सोर्स फूड है और फूड से ही हम कह सकते हैं कि जो सेल है अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि ये जो सेल है अपने फंक्शन जो है, अपने फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाती है। और जब सेल अपने फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाती है तब हम कहते हैं कि सेल जो है वो क्या हो गई है? सेल बीमार पड़ गई है। अल्टीमेटली यदि सेल में मेल फंक्शनिंग होना चालू हो जाएगी तो अल्टीमेटली यदि वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल से मिलकर बना हुआ है तो उसका इंपैक्ट या इफेक्ट उस ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी पर या बॉडी के फंक्शन पर भी आना चालू हो जाएगा। यानी सेल का फंक्शन यदि नॉर्मल ना हो तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या हो गई? सेल बीमार पड़ गई है या सेल को डिजीज हो गई है या ऑर्गेनिज्म को क्या हो गया है? ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ द इलनेस। यानी अल्टीमेटली क्या हो गया? यदि फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो इट विल लीड टू द इलनेस।
ओके। अब यहां पर ये जो इलनेस है, इस इलनेस को हम ठीक कैसे करें, ये जो इलनेस है इसे हम लोग ठीक कैसे करें। तो आइए यहां पर हम लोग डे टू डे लाइफ का कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज यू आर हैविंग अ लैपटॉप और आईपैड या मैकबुक है आपके पास में, और यदि वो मैकबुक ठीक से या लैपटॉप आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है और यू आर नॉट टेक गीक, आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे? उस लैपटॉप या आईपैड या जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको रिपेयर करने के लिए या उसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे? है ना, हम हेल्प लेंगे किसकी? टेक्नीशियन की या इंजीनियर की, है ना, स्वाभाविक सी बात है। यदि मान लीजिए आपका कोई मकान बन रहा है, आपने आपके पेरेंट्स ने कहीं पर लैंड परचेज किया है, वहां पर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या आप अपने रहने के लिए एक अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, तो आप किससे कांटेक्ट करते हैं? हम कांटेक्ट किससे करते हैं? हम पहले कांटेक्ट करते हैं आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्ट क्या करेगा? हमें एक मैप बना कर देगा, ड्राइंग बना कर देगा। फिर हम लोग कांटेक्ट करेंगे सिविल इंजीनियर से, और इस तरीके से वहां पर जो सिविल वर्क से जुड़े हुए जो टेक्नीशियन और जो एक्सपर्ट या स्किल्ड लोग हैं वो उस मकान या बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स को खड़ा करेंगे। यदि हम कभी जब बीमार पड़ जाते हैं, तो जब हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं या इलनेस या हमें जब बीमारी होती है तो हम हेल्प लेते हैं किसकी? डॉक्टर्स की। हम किसकी हेल्प लेते हैं? हम हेल्प लेते हैं डॉक्टर्स की, है ना। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मान लीजिए कभी आपको बुखार आया हो, आप थोड़ा सा फेवरिश फील कर रहे हो, हाथ पैर में दर्द है, शायद फ्लू जैसे कुछ सिम्टम्स है ना, यानी नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई मेजर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और जब हम लोग किसी फिजिशियन या डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो हमें ठीक कैसे करता है? वो क्या करेगा? वो हमारे सिम्टम्स देखेगा, और सिम्टम्स देखने के बाद में क्या करता है वो डॉक्टर? हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। क्या करते हैं डॉक्टर? हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ओके। और उन मेडिसिन को कंज्यूम करके सुटेबल मेडिसिन का इंटेक लेकर हम ठीक हो जाते हैं। पर कभी आपने सोचा कि वो डॉक्टर या फिजिशियन जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, मेडिसिन हमें खरीद कर खाने के लिए बोल रहा है, वो मेडिसिन आती कहां से है? ये मेडिसिन एक्चुअली आती कहां से है? शायद ही आप में से कभी किसी ने इस बारे में सोचा होगा। यदि सोचने की भी कोशिश की होगी तो आप में से कम ही लोगों को इसका सही जवाब पता होगा, है ना। अक्सर हम लोग जो दवाइयां है या मेडिसिन है, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई दवाइयां या जो मेडिसिन है, वो मेडिकल स्टोर से जाकर खरीद लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो मेडिकल स्टोर का जो ऑनर है या मेडिकल स्टोर जहां से हम लोग खरीद रहे हैं, उसे हम लोग केमिस्ट या फार्मासिस्ट कहते हैं। और हमें यह भर पता है कि जो केमिस्ट या जो फार्मासिस्ट जो है वो क्या है? वो मेडिसिन को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है या मेडिसिन को डिस्पेंस करता है। लेकिन कभी हमने शायद ही सोचा होगा कि ये मेडिसिन बनती कैसे है, ये मेडिसिन कहां बनती है, ये मेडिसिन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है, या इन मेडिसिन की डिस्कवरी कैसे होती है। और यदि यहां पर मैं समय समय पर जैसा कि हम लोग पढ़ने मतलब इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो मेडिसिन वर्ल्ड से जुड़े हुए, जो ड्रग वर्ल्ड से जुड़े हुए या जिन्हें हम लोग दवाइयां कहते हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे मैं फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा कि जिसको जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, है ना। तो यहां पर ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो सबसे पहले जिस पार्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, वो पार्ट है क्या? वो पार्ट है इस इलनेस को दूर करने वाली जो मेडिसिन या जो दवाइयां, या जिन्हें हम लोग जनरली क्या कहते हैं, हम उन्हें ड्रग्स कहते हैं या जिन्हें हम लोग मेडिसिन कहते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस इलनेस को दूर करना है, और जब तक हम इस इलनेस को दूर नहीं करेंगे तब तक सेल रिकवर नहीं होगी, और यदि सेल रिकवर नहीं होगी तो इसके फंक्शंस नॉर्मल नहीं होंगे, और यदि फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, यदि फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म हेल्दी नहीं रहेगा। अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म की
जो है डेथ समय से पहले हो जाएगी। तो आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ड्रग या मेडिसिन क्या है और कैसे बनती है, किन प्रिंसिपल पर ड्रग और मेडिसिन काम करती है और इसका डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में या एवरीडे लाइफ में क्या इंपैक्ट इसका पड़ता है। सबसे पहले हम लोग ड्रग या मेडिसिन को हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि कितने डिफरेंट वे में हम लोग ड्रग या मेडिसिन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यदि हम लोग ड्रग की बात करें तो जो ड्रग या जो मेडिसिन होते हैं, अल्टीमेटली दीज आर नथिंग बट द व्हाट, दीज आर नथिंग बट द केमिकल्स, है ना। जो ड्रग या मेडिसिन होते हैं अल्टीमेटली ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स ही होते हैं, है ना। लेकिन ये जो केमिकल होते हैं ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जनरली इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 500 U से क्या होता है, कम होता है। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे केमिकल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 U से कम होता है, ऐसे केमिकल को हम लोग ड्रग के तौर पर यूज कर सकते हैं यदि if they produce desired therapeutic इफेक्ट, है ना। तो यहां पर जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टीमेटली केमिकल्स ही होते हैं। ऐसे केमिकल जिनका जनरली मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट 500 U से क्या होता है, 500 U से जनरली कम होता है और दे आर एबल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यह ध्यान रखना है कि एवरी ड्रग इज अ केमिकल, every drug is a chemical, but every chemical is not a drug, है ना। ये हमें अच्छे से बात याद रखनी है कि जो ड्रग्स या मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं टेक्निकली दोज आर केमिकल्स। तो हर ड्रग या मेडिसिन केमिकल होती है, बट हर केमिकल को हम लोग ड्रग या मेडिसिन नहीं कह सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि कभी आपने ध्यान दिया होगा कि यदि हमें मान लीजिए बुखार आ रहा है या फीवर हो रहा है, तो फीवर होने पर अक्सर जो है जनरली हम लोग एक मेडिसिन या ड्रग लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं पैरासिटामोल, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ पैरासिटामोल। मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाली ड्रग है यानी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम लोग फीवर के लिए करते हैं, यानी फीवर को कम करने के लिए करते हैं। तो जो पैरासिटामोल जो है दैट इज अ ड्रग। ये पैरासिटामोल क्या है, पैरासिटामोल इज अ ड्रग एंड दिस पैरासिटामोल इज सिंथेसाइज्ड बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। ये जो पैरासिटामोल है ये कुछ केमिकल्स को क्या करके, कुछ केमिकल्स की आपस में सिंथेटिक रिएक्शन कराकर, केमिकल्स की सिंथेटिक रिएक्शन कराकर जो है क्या है, हम पैरासिटामोल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर जो है, जो पैरासिटामोल हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज अ ड्रग। तो अल्टीमेटली दिस पैरासिटामोल इज अ केमिकल, है ना, जिसे हम लोग ड्रग के तौर पे यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट इज अ केमिकल। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग बात करें हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर हम जो है घरों में एक व्हाइट कलर की नैप्थलीन बॉल यूज करते हैं, है ना। हम उस नैप्थलीन बॉल का यूज जो है टॉयलेट में, कबर्ड्स में उसको रखते हैं ताकि जो मॉथ या जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं वो उन इंसेक्ट से हम अपने क्लॉथ्स को क्या कर सके, बचा सके। तो दैट नैप्थलीन इज ऑल्सो केमिकल बट वी कैन नॉट कंज्यूम इट, वी कैन नॉट यूज इट एज ए मेडिसिन। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि एवरी ड्रग इज अ केमिकल
एवरी ड्रग इज अ केमिकल बट एवरी केमिकल इज नॉट अ ड्रग, है ना। तो इस तरीके से यदि हम कहें तो ड्रग की डेफिनेशन क्या है कि ड्रग आर द केमिकल्स हैविंग मॉलिक्यूलर weight between 100 to 500 U and are able to produce desired therapeutic effect, are able to produce what? Desired therapeutic effect. तो हम यहां पर ड्रग की डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज अ ड्रग? ड्रग्स आर केमिकल्स having drugs are chemicals having molecular weight under 500 U and drugs are chemicals having molecular weight under 500 U and produce desired therapeutic effect. यहां पर इस डेफिनेशन में एक टर्म आया है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसे हम लोग कर रहे हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है ना। तो यहां पर इन जनरल यदि हम लोग इस थेरेप्यूटिक इफेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है उसको हम लोग एक छोटे से पैरासीटामोल के एग्जांपल से ही समझते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जब फीवर होता है तो फीवर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फीवर में हम लोग फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पैरासीटामोल टैबलेट ले रहे हैं, डॉक्टर ने जो डोज कहा है उस बेसिस पर। तो इस तरीके से जो पैरासीटामोल के लेने से क्या हो गया, फीवर यदि कम हो जाता है तो इसे कहेंगे कि पैरासीटामोल इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, जिस पर्पस के लिए हम मेडिसिन खाते हैं, जिस पर्पस के लिए हम मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, और यदि वो मेडिसिन वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो अब हम कहते हैं कि दैट ड्रग इज प्रोड्यूसिंग इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मान लीजिए मेरा सरदर्द दे रहा है और यदि मैंने डिस्प्रिन यदि खा ली तो डिस्प्रिन खाने के कुछ समय के बाद में 10 मिनट 15 मिनट के बाद में यदि मेरा सरदर्द ठीक होना चालू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि डिस्प्रिन जो है वो हेडेक को दूर करती है, यानी क्या कर रही है, डिस्प्रिन इज प्रोड्यूसिंग इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट, है ना। यानी किसी भी बीमारी को ठीक करने की जो कैपेसिटी होती है, किसी अलाइनमेंट या किसी डिसऑर्डर को दूर करने की जो कैपेसिटी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग थेरेप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो ड्रग में क्या होना चाहिए, ड्रग, ऑल ड्रग्स आर केमिकल्स, लेकिन ऐसे केमिकल्स जो क्या है, जिनमें किसी प्रॉब्लम को, किसी इलनेस को, किसी मिसफंक्शनिंग को दूर करने की कैपेसिटी होती है, उन्हीं को हम लोग ड्रग्स कहते हैं। और इलनेस को दूर करने की कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से यहां पर जो है ड्रग की बात करें तो ड्रग क्या है, ड्रग आर द केमिकल्स हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट अंडर 500 U एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट in optimum dose। अब यहां पर इसमें एक कीवर्ड मैंने और ऐड कर दिया जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम डोज, है ना। तो यहां पर यदि सबसे पहले ये जो डोज जो वर्ड है अक्सर हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, है ना। अक्सर जब भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो वहां पे ये डोज जो है इस डोज टर्म को यूज करते हैं। तो पहले हम लोग इस डोज टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग ऑप्टिमम को समझने की कोशिश करते हैं ना। डोज का मतलब होता है सिंपल अमाउंट, है ना। अमाउंट मीन क्वांटिटी, है ना, द क्वांटिटी। ठीक है, डोज का मतलब होता है अमाउंट या क्वांटिटी, जनरली क्वांटिटी, है ना, द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। लेकिन कितनी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी के खाने से या जिस क्वांटिटी में ड्रग को कंज्यूम करने से
डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोज। तो यहां पे हम डोज क्या कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस डिजायर्ड therapeutic effect is called डोज, है ना। वो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के कंजप्शन से, जिस क्वांटिटी के यूज से डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग डोज कहेंगे। तो यहां पर जो है, इस डोज को हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, सपोज एक एडल्ट है ना, एडल्ट मीन टू से कि सपोज एक यंग है जिसकी एज 25 ईयर है ना, एक एडल्ट है जिसकी एज जो है वो क्या है, 25 ईयर है। इसे फीवर है, इसे क्या है, इसे फीवर है, ठीक है। फीवर कितना है, सपोज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, यानी तेज बुखार है, ठीक है। वहीं पर एक 1 ईयर का चाइल्ड है, 1 ईयर का किड है। इस 1 ईयर का जो किड है, इसे भी फीवर है और इसे भी सपोज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको फीवर है, ओके। अब जब इस किड को हमने क्या किया, जब इस किड को डॉक्टर के पास में ले गए, तो डॉक्टर ने पैरासिटामोल सिरप या पैरासिटामोल लिक्विड एक मेडिसिन दी और कहा कि ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को जो है सिंपल डे टू डे लैंग्वेज में 2 ड्रॉप्स, आप 2 ड्रॉप्स इस किड को या इस बच्चे को फीवर की दवा पिला देना। तो जैसे ही हमने 2 ड्रॉप इस 1 ईयर किड, इसको जैसे ही हमने 2 ड्रॉप ऑफ दैट पैरासिटामोल ड्रग हमने पिलाई, तो उसके हाफ एन आवर या 45 मिनट के बाद में उसका फीवर क्या हो गया, कम होना चालू हो गया। क्लियर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो 25 ईयर एज वाला जो यंग है, जिसको भी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, यदि इसे भी यदि हम लोग 2 ड्रॉप पैरासिटामोल की मेडिसिन जो कि उस बच्चे के लिए थी, वो यदि हम लोग पिलाए तो क्या होगा? क्या 2 ड्रॉप मेडिसिन देने से उस एडल्ट का फीवर कम होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि पैरासिटामोल इज एबल टू प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट, मीन इट लोअर्स द फीवर, बट it also depends on the amount of the drug taken by an individual। ठीक है, कि यदि कम एज का किड है तो उसके लिए जो डोज है वही डोज बड़े या यंग के लिए काम नहीं करेगी। ठीक उसी तरीके से कि जैसे मान लीजिए यदि मैं आपसे डाइट पूछूं कि आपकी डाइट कितनी है, आप कितनी रोटी खाते हो एक टाइम में, और सपोज आपकी जो एज है वो 17-18 के आसपास है, आप फिजिकली फिट है, आप वर्कआउट करते हैं, आप जिम जाते हैं या स्पोर्ट यदि प्ले करते हैं कोई, तो यदि आप वहां पर देखेंगे तो शायद आपकी जो डाइट होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी, है ना। लेकिन वहीं पर यदि हम बात यदि एक 10 ईयर के बच्चे की या 5 ईयर के बच्चे की बात करें, तो 5 ईयर के बच्चे की क्या डाइट आपके डाइट के बराबर होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है क्या करना होता है, हमें जो है एज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर और कंडीशन, डिजीज कंडीशन के बेसिस पर ड्रग के अमाउंट को कम या ज्यादा करना होता है। तो वो जो ड्रग का अमाउंट कम या ज्यादा करते हैं, यानी कम या ज्यादा करने का मतलब क्या है, हम ऑप्टिमम कर रहे हैं, यानी जिसको जैसी जरूरत, उस बेसिस पर यदि हम उस क्वांटिटी में ड्रग को किसी इंडिविजुअल को यदि हम देते हैं और यदि उस अमाउंट के लेने से वो ड्रग उस इंडिविजुअल में यदि कोई डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तब उस अमाउंट को डोज कहेंगे और उस केमिकल को हम लोग ड्रग कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो ड्रग है उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि ड्रग इज व्हाट, द ड्रग्स are the chemicals having molecular weight 500 U and produce desired therapeutic effect in optimum dose। और डोज को भी हमने समझा कि वो क्वांटिटी या वो अमाउंट जिसके कंज्यूम करने या जिसके लेने से क्या होता है, जिसके लेने से
जो है इंडिविजुअल में डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, डोज कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने डोज की मतलब ड्रग और डोज की बात की। यहां पर जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमने लिखा है 500 U, है ना। तो कुछ ऐसी ड्रग्स भी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 500 U से ज्यादा होता है, बट वी यूज एज ए ड्रग, है ना। तो यहां पर ये रेंज है कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कंपैरेटिवली जो है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट 500 U से कम होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन ड्रग्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इससे ज्यादा भी होता है, तो उनको भी हम लोग ड्रग के तौर पर यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने ड्रग और मेडिसिन को समझने की कोशिश की, है ना। और ये जो ड्रग और मेडिसिन कैसे बनती है, ड्रग और मेडिसिन का डोज कैसे डिसाइड होता है, ड्रग या मेडिसिन की टेस्टिंग कैसे होती है, एनिमल पे कैसा टेस्ट किया जाता है, तो ये जो सारी जो चीजें हैं ये पढ़ी जाती है फार्मेसी में, है ना। फार्मेसी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे 12th के बाद में जो है पढ़ा जाता है, और इसमें यही सारी चीजें सीखी जाती है कि किस तरीके से हम नई ड्रग को डिस्कवर करें, किस तरीके से नई ड्रग को इन्वेंट किया जाता है, किस तरीके से नई ड्रग की डिस्कवरी होती है, क्या टेक्निक्स उसमें यूज होती है, क्या टेक्नोलॉजी का उसमें रोल है, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से बजटिंग होती है, ये सारी जो चीजें हैं यही सारी चीजें पढ़ी जाती है किसमें, फार्मेसी के कोर्स में, है ना। तो इस तरीके से जो है फार्मासिस्ट इज अ पर्सन बिहाइंड द कर्टेन, जिस मेडिसिन के को प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर पेशेंट को ठीक करता है, उस मेडिसिन को प्रिपेयर करने का, उस मेडिसिन को डिस्कवर करने का, उस मेडिसिन को कॉमन पीपल तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है that goes to heroes behind the curtain, and those are the pharmacist, है ना। तो फार्मेसी भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है यदि आपको ड्रग डिस्कवरी में यदि आपका इंटरेस्ट है तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने ड्रग के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रग्स कितने टाइप की होती है और ड्रग्स कैसे काम करती है। नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। जो ड्रग्स है उन्हें हम लोग अलग अलग तरीके से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द स्टडी कि हमें कितने डिटेल में पढ़ना है, उस बेसिस पर हम ड्रग्स को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पर ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास 12th यदि हम लोग फार्मेसी या हायर एजुकेशन यानी कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे ड्रग को और भी कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्लास 12th के बेसिस पर यदि हमें पढ़ना है तो क्लास 12th के बेसिस पर जनरली हम लोग जो है ड्रग को जो है 4 टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग स्ट्रक्चर, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये जो ऑल 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, आइए अब हम लोग इन्हें थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या है और किस तरीके से किन बेसिस पर ड्रग को क्लासिफाई किया गया। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो यहां पर सबसे पहले हमें इस टर्म को समझना है कि व्हाट इज अ फार्माकोलॉजी, व्हाट इज अ फार्माकोलॉजी, है ना। जो ये फार्माकोलॉजी है ये अपने आप में एक बहुत आयुर्वेद और जो होम्योपैथी या जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें भी जो है फार्माकोलॉजी को पढ़ाया जाता है ताकि ड्रग हमारे बॉडी पर कैसा अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको क्या किया जा सके, उसको समझा जा सके। जो फार्माकोलॉजी है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को समझने के पहले हम लोग फार्माकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, है ना। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी जो है इट इज अ साइंस या इट इज अ सब्जेक्ट इन विच
काइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेको डायनामिक्स ऑफ ड्रग इज स्टडीड, है ना। मीन टू से ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ड्रग के किस चीज के बारे में, ड्रग के फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं और फार्मेकोडायनामिक के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन वी आर स्टडिंग अबाउट द फार्मेकोकाइनेटिक एंड द फार्मेकोडायनामिक ऑफ द ड्रग। अब आपके मन में फिर सवाल आया होगा कि हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से फार्माकोलॉजी पर आया, फार्माकोलॉजी से फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनामिक पर आ रहे हैं, तो कहीं कंफ्यूजिंग तो नहीं? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आइए अब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनामिक को हम लोग ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो है फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है, इसका पहले हम लोग मतलब समझते हैं। यानी फार्माकोलॉजी में जो है हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। मैं यहां पर फार्मेको को इस तरीके से फार्मेकोकाइनेटिक लिख देता हूं और फार्मेकोडायनामिक को हम लोग पी डायनामिक लिख देते हैं, है ना। ये शॉर्ट में लिखने के सिंपल से तरीके मैं बता रहा हूं, है ना। तो यहां पे फार्माकोलॉजी में हम लोग फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनामिक ऑफ द ड्रग की स्टडी करते हैं। अच्छा, यहां पर यदि हम लोग काइनेटिक का मतलब यदि समझे, है ना, या काइनेटिक का मीनिंग यदि हम लोग समझने की कोशिश करें, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अंडर मूवमेंट होती है, तब हम लोग उसे कहते हैं कि इट इज अंडर काइनेटिक मोशन, मीन इट इज चेंजिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस तरीके से काइनेटिक का मतलब होता है जो मूव कर रही हो, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। तो जब भी हम लोग ड्रग के काइनेटिक की स्टडी करते हैं, तो ड्रग के काइनेटिक स्टडी में हम लोग करते हैं ADME, है ना। ड्रग के काइनेटिक के स्टडी में हम लोग क्या किसके स्टडी करते हैं, ADME, यानी A फॉर एब्जॉर्प्शन, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन, है ना। E फॉर एक्सक्रीशन। तो हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की जो स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। अब ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन क्या है, इसको बहुत ही शॉर्ट में हम लोग समझ रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि मान लो या कोई पेशेंट है, उसे क्या है, उसे फीवर है ना। फीवर है तो डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया, डॉक्टर ने कहा कि आप ये जो पैरासीटामोल की जो टैबलेट है, इस पैरासीटामोल की टैबलेट को आप क्या कर लेना, पैरासीटामोल की टैबलेट को आप खा लेना। तो जब आप पैरासीटामोल की टैबलेट खाते हो, तो आपने पानी के साथ में इस पैरासीटामोल की टैबलेट को खाया, तो ये कहां पहुंचा, दिस इज स्टमक, है ना। ये कहां पहुंचा, ये स्टमक में पहुंच गया। क्लियर। अब स्टमक में आपने क्या लिया है, स्टमक में वाटर के साथ में इसे कंज्यूम किया था, या मिल्क या जूस के साथ में कंज्यूम किया होगा, तो वहां पर क्या हुआ, ये जो टैबलेट है वहां पर डिसइंटीग्रेट हुई, डिसॉल्व हुई। डिसॉल्व होने के बाद में क्या होगा, हम जानते हैं कि जो भी चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उसका उसमें से जो काम की जो चीजें रहती है, उसे हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरीके से GIT जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जब ये ड्रग क्या हुई, ड्रग ब्लड में पहुंची, तो ड्रग जो है स्टमक या GIT से जब वो ब्लड में पहुंचती है, तो उसे हम लोग कहते हैं A यानी एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर अभी क्या हुआ, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद में ये जो ड्रग है, ये ब्लड के साथ में क्या होगा, ड्रग का ब्लड के साथ में पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जहां जहां ब्लड पहुंचेगा, वहां वहां पर वो ड्रग जो है या मेडिसिन है, वो ब्लड के फ्लो के साथ में क्या होगी, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हमने देखा एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या देखा, दूसरा देखा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ क्या होता है, हम जानते हैं कि जो ड्रग हमने या मेडिसिन खाई है, हमारी बॉडी उस ड्रग या उस मेडिसिन को क्या करेगी, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगी। क्यों तोड़ेगी, क्योंकि उसे बॉडी से बाहर भी निकालना है।
वो जो पैरासीटामोल जो आपने फीवर के लिए खाई थी, क्या हुआ, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और साथ में उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना चालू किया, जिसके कारण से फीवर कम हो गया। लेकिन जो ड्रग आपके ब्लड में है, आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करे, और ब्रेक डाउन करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो जो ड्रग है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में उसका ब्रेक डाउन होगा और उसी ड्रग के ब्रेक डाउन को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और जब ड्रग का ब्रेक डाउन होता है तो उसका मॉलिक्यूलर साइज कम हो जाता है और वहां पर कई बार उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और जब वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो उस ड्रग को क्या किया जाता है, उस ड्रग को हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू या दूसरे मीडियम्स के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकालती है। तो इस तरीके से ड्रग को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। इसीलिए कभी आपने गौर किया होगा कि यदि कोई मेडिसिन यदि आपने कंज्यूम की है और मेडिसिन कंज्यूम करने के 2 या 3 घंटे के बाद में यदि आप मिक्सचुरेशन यानी यूरिन के लिए जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो यूरिन का जो कलर है, वो यूरिन का कलर कंपैरेटिवली ज्यादा आपको डार्क मिलेगा, है ना। यदि आपने बी कॉम्प्लेक्स की यदि टैबलेट खाई हो कभी, है ना, बिकासोल बहुत ही कॉमन ब्रांड है बी कॉम्प्लेक्स का, तो यदि आपने बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट खाई है या मल्टीविटामिन टैबलेट यदि आप खाते हैं तो आप देखना कि वो मल्टीविटामिन टैबलेट खाने के बाद में 1-2 घंटे के बाद में आप देखोगे कि जो यूरिन है उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उसे बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है यूरिन के थ्रू। तो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं। तो अब इसे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, यहां पर ड्रग स्टमक में आई, यहां से ब्लड में पहुंची, ब्लड में उसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया और उसे किडनी, लीवर, लंग्स के थ्रू या यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से बाहर से ड्रग आई और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके बाहर ही चली गई। यानी उसमें क्या हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसमें मोशन हो रहा है, उसमें काइनेटिक मोशन हो रहा है। इसीलिए किस तरीके से ड्रग एब्जॉर्ब होती है, किस तरीके से ड्रग हमारे ब्लड में पहुंचकर डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहां कहां पर उस ड्रग को तोड़ा जाता है, कहां कहां पर उस ड्रग को मेटाबोलाइज किया जाता है, उसका ब्रेकडाउन किया जाता है, और किस तरीके से लीवर, किडनी और लंग उस ड्रग को बाहर निकालते हैं, इसकी स्टडी को ही हम लोग फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने देखा कि फार्माकोलॉजी में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ते हैं और फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़ते हैं कि ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन, और इसकी स्टडी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक। तो यहां पर जो है फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी क्यों जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जब डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं या हम लोग मेडिकल स्टोर से जब मेडिसिन को लेते हैं, खरीदते हैं, तो वहां पर वो जो फार्मासिस्ट या जो केमिस्ट है वो कहता है कि इन मेडिसिन को खाने के बाद में लेना, इन मेडिसिन को खाली पेट लेना, इन मेडिसिन को दूध के साथ में लेना या इन मेडिसिन को जो है जूस के साथ में लेना। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो कुछ भी खा रहे हैं मेडिसिन के अलावा, कई बार वो खाई गई चीजें, वो जो फूड या फूड का जो कंपोजिशन है वो क्या करता है, इस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को या तो तेज कर देगा या स्लो डाउन करेगा, है ना। तो इस सारी चीजों की जो स्टडी है फार्माकोकाइनेटिक में की जाती है और इस फार्माकोकाइनेटिक के स्टडी के बाद में ही हमें यह पता चलता है, यानी डॉक्टर्स को यह बताया जाता है कि आप अपने पेशेंट को यह बताना, फार्मा कंपनी यूजली बोलती है कि इन मेडिसिन को खाने के बाद में लेना, इन मेडिसिन को इस फूड के साथ में लेना और इसको इसके साथ में नहीं खाना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास में फार्माकोकाइनेटिक स्टडी से ही हमारे पास में ये नॉलेज आया। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा फार्माकोलॉजी को हम लोग फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पे फार्माकोकाइनेटिक समझा। आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फार्माकोडायनामिक में क्या, फार्माकोकाइनेटिक में तो समझ में आ गया हमें, अब फार्माकोडायनामिक में हम किस चीज की स्टडी करते हैं ये अब हम लोग आगे
जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने काइनेटिक के बारे में समझा, अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोडायनामिक के बारे में। फार्माकोडायनामिक, है ना। तो यदि हम लोग इस फार्माकोडायनामिक की बात करें तो फार्माकोडायनामिक को हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, है ना, ठीक है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी जब हम लोग ड्रग या जो मेडिसिन है, ड्रग या मेडिसिन को हम क्या करते हैं, जब हम लोग इनटेक करते हैं, इसे कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करने के बाद में ये ड्रग हमारे बॉडी में कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ना। ये ड्रग हमारे बॉडी में कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इनटेक करने के बाद में ये हमारे बॉडी में कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसी की स्टडी को हम लोग फार्माकोडायनामिक कहते हैं, है ना। और जब हम लोग इफेक्ट की बात करते हैं तो जनरली हर मेडिसिन जो है, हर मेडिसिन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट, है ना। थेरेप्यूटिक इफेक्ट मीन कैपेसिटी टू रिकवर, कैपेसिटी टू हील, किसी बीमारी से ठीक करने की जो कैपेसिटी होती है, डिजीज को दूर करने की जो कैपेसिटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट। और दूसरा जो इफेक्ट होता है उसे हम लोग जनरली बहुत ही कॉमन या ले मैन की लैंग्वेज में हम लोग साइड इफेक्ट या उसे हम लोग क्या कहते हैं, ADR भी कहते हैं, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो जब भी कोई ड्रग हम कंज्यूम करते हैं तो वो उस ड्रग का कौन सा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, यानी वो किस बीमारी को ठीक कर रही है, किस डिजीज को ठीक कर रही है, और उस ड्रग का इफेक्ट के अलावा क्या साइड इफेक्ट है, और यदि है तो क्या है, इसकी जो स्टडी होती है, इसका जो नॉलेज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनामिक, है ना। तो फार्माकोडायनामिक में क्या हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग हमारे बॉडी पर कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ना। क्या वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जिस पर्पस के लिए हम उस ड्रग को इंटेक कर रहे हैं, क्या वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है। और यदि थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो क्या अपार्ट फ्रॉम द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज इट प्रोड्यूसिंग एनी साइड इफेक्ट, और यदि साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उससे क्या हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। इन सब की जो स्टडी होती है वो क्या होती है, उसे हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनामिक स्टडी। तो यहां पर अभी हम लोगों ने जो ड्रग का क्लासिफिकेशन देखा, उस ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने पहला जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो है ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक की डेफिनेशन देखी। तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। तो इसे हम लोग कैसे यहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एज पर द नीड, है ना, एज पर द नीड डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन्स, एज पर द नीड डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन्स आर available that produce desired therapeutic effect, that produce desired therapeutic effect, and these desired therapeutic effect are called pharmacological effect. This desired therapeutic effect is called फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है,
कई बार इन्फेक्शन होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, कई बार इन्फेक्शन होता है ना। अब ये इन्फेक्शन के पीछे जो कॉज रहता है वो रहता है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि जो इन्फेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉज ऑफ द इन्फेक्शन इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जनरली 3 टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जो पहले होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरे जो होते हैं मोस्टली उन्हें हम लोग कहते हैं फंगी, है ना। और तीसरे जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायरस, है ना। तो यहां पर बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के लिए जिन दवाइयों या जिन मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं, ये मेडिसिन क्या करेगी, ये मेडिसिन उन बैक्टीरिया को किल करेगी। और किल करने को कहते हैं साइडल, है ना। यानी साइडल का मतलब, साइडल जो है इट मीन टू किल, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किल करने वाली जो मेडिसिन होती है उन्हें हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल, उन्हें हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ड्रग जैसा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं। यानी बैक्टीरिया को किल करने वाली जो ड्रग है उन्हें, या बैक्टीरिया को किल करने वाली जो मेडिसिन है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स कहेंगे। तो ऐसी सारी ड्रग्स जो बैक्टीरिया को किल करती है उन सारी ड्रग को हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग कहेंगे। ठीक इसी तरीके से जो मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम होती है हम ह्यूमन में, स्किन प्रॉब्लम में से जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम होती है उसके पीछे जो है दैट इज व्हाट, फंगस इज रिस्पॉन्सिबल। बैक्टीरिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बट द फंगस इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन प्रॉब्लम। तो फंगस को किल करने वाली जो ड्रग या मेडिसिन होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ फंगीसाइड, है ना, या उन्हें हम क्या कहते हैं, फंगीसाइडल ड्रग, है ना। ऐसी ड्रग जो फंगस को क्या करे, किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है, उन्हें फंगीसाइडल ड्रग कहेंगे। इसी तरीके से वायरस को किल करने वाली ड्रग को क्या कहेंगे, आप कोशिश करें नाम देने की, है ना, क्या कहेंगे, वायरोसाइडल ड्रग, है ना। जो वायरस को क्या करती है, जो वायरस को किल करती है, वायरस को डिस्ट्रॉय करती है, उन ड्रग को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीवायरल ड्रग या वायरोसाइडल ड्रग कहेंगे, है ना। तो जो वायरस को किल करने वाली ड्रग है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जो ड्रग जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, हम इन ड्रग को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरियोसाइडल, फंगीसाइडल, एंटीवायरल ड्रग्स, है ना। इसी के साथ साथ अक्सर जब भी इंफेक्शन होता है ना, जब भी क्या होता है, जहां पर भी इंफेक्शन होता है हमारे बॉडी में, तो अक्सर वहां पर आप देखोगे कि वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, वहां पर पेन होना चालू हो जाता है, वहां पर रेडनेस आ जाती है ना। तो इस तरीके से इन कलेक्टिव सिम्टम्स, यानी क्या, वहां पर पेन का होना, वहां पर स्वेलिंग का होना, वहां पर रेडनेस का होना जो है क्या कहलाता है, ये इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो ऐसी ड्रग जो इस इन्फ्लामेशन को क्या करती है, इन इन्फ्लामेशन को कम करती है, इन इन्फ्लामेशन को दूर करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। तो यहां पर अभी आपने देखा कि जो ड्रग जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उस इफेक्ट के बेसिस पर हम इन ड्रग को क्या कर सकते हैं, इन ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ क्लासिफाई द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अरे बड़े, तू इतनी टेंशन में क्यों है? कुछ नहीं यार, टीचर ने 15 फलों के नाम लिखने को बोला है। बस इतनी सी बात, मैं बताता हूँ ना तेरे को। तुझे पता है 15 फलों के नाम?
हाँ बड़े, मालूम है मुझे। सुन, आम, केला, अमरूद। 3 हो गए और 12 फलों के नाम तो बता। ऐसा कर, 1 दर्जन केले और लिख लेना। अबे मस्ती कम कर, स्टेप पे पढ़ाई कर। Now we see the second basis of classification of the drug, that on the basis of the drug action, है ना? On the basis of what? On the basis of the drug action. Okay. तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है अल्टीमेटली दैट इज मेड अप ऑफ द सेल, है ना? और इन सेल में क्या है? सेल इज हैविंग अ बायोकेमिकल्स, है ना? और ये जो बायोकेमिकल्स होते हैं, ये जो बायोकेमिकल है, ये बायोकेमिकल पाथवे से बनते हैं, है ना? ये जो बायोकेमिकल है, ये बायोकेमिकल पाथवेज से बनते हैं, है ना? अब ये बायोकेमिकल पाथवेज क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझे कि ए रिएक्ट्स विद द बी टू प्रोड्यूस सी, देन सी with the help of the D enzyme produces E, and E with the help of the enzyme suppose H produces K. Clear? क्या हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में, कि A और B आपस में केमिकली रिएक्ट करके C बनाते हैं। C इस D एंजाइम की हेल्प से E बनाता है, E इस H एंजाइम के हेल्प से K बनाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है हमारे बॉडी यानी बायो सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में जब केमिकल्स बनते हैं उन्हें हम लोग बायोकेमिकल कहते हैं, और जिन स्टेप या जिस पाथवे या जिस स्टेप्स में ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे हम लोग बायोकेमिकल पाथवे कहते हैं, है ना? तो क्या होता है कि जब ड्रग या मेडिसिन क्या करे, जब ड्रग या मेडिसिन इस बायोकेमिकल पाथवे में चेंज करके बायोकेमिकल पाथवे को बढ़ाकर या बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करके कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तब हम लोग कहते हैं कि तब हम लोग उसे कहते हैं क्या? ड्रग एक्शन, है ना? तो ऐसी ड्रग, इस ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग एक्शन जो है, इस कैटेगरी में हम ऐसी ड्रग्स को रखते हैं जो क्या करती है, जो बायोकेमिकल पाथवे में चेंज करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसे हम लोग कहते हैं क्या? ऐसी ड्रग्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग एक्शन, है ना? तो यानी इसमें हमें याद रखना, ऐसी ड्रग्स जो क्या कर रही, किसी बायोकेमिकल पाथवे में चेंज कर रही है, उसे हम इस कैटेगरी में रखेंगे। आइए कुछ डे टू डे लाइफ के कुछ जनरल एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना? हम सभी जानते हैं कि हमें लाइफ में कभी ना कभी सर्दी या जिसे हम लोग कोल्ड कहते हैं, कोल्ड जरूर होता है ना? तो हम जानते हैं कि हमें कभी ना कभी लाइफ में सर्दी या जिसे हम कोल्ड कहते हैं ये जरूर होता है। और जब भी कोल्ड होता है तो कोल्ड में क्या होता है, हम जानते हैं कि जब भी कोल्ड होता है हमें तो क्या होगा, कई बार हमें हेडेक होता है। जब कोल्ड होता है तो कई बार हमारी नाक भी बहती है, दैट इज कॉल्ड द रनिंग नोज, है ना? वी कॉल इट अ रनिंग नोज, ठीक है? इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार जो अंदर है यानी जो हमारा नोज है, नोज के इनर पार्ट में जो है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, वहां पर स्वेलिंग आ गई है, यानी वहां पर क्या हो गया, वहां पे इन्फ्लामेशन भी हो गया है, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है कोल्ड या जब हमें सर्दी या फ्लू होता है तब ये हेडेक भी होता है, रनिंग नोज भी होता है, इन्फ्लामेशन भी होता है ना? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी सर्दी या कोल्ड होती है तो अक्सर सर्दी या कोल्ड के पीछे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है ना? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली वायरसेस होते हैं, है ना?
ये क्या होते हैं? ये वायरस होते हैं मोस्टली, फ्लू जैसे जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये जो वायरस है, ये वायरस क्या करते हैं? ये वायरस जो है हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टामाइन, है ना। ये वायरस क्या करते हैं? डिफरेंट पाथवे के थ्रू जो हिस्टामिन जो केमिकल हमारे बॉडी में नॉर्मली निकलता है, उस हिस्टामिन के सिक्रेशन को क्या करते हैं? इस हिस्टामिन के सिक्रेशन को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और जब हिस्टामिन का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, तब इस हिस्टामिन के सिक्रेशन के इंक्रीज होने के कारण कई बार हेडेक होता है। इस हिस्टामिन के सिक्रेशन के इंक्रीज होने के कारण नाक बहना चालू हो जाती है, नाक में से पानी आना चालू हो जाती है, आंखों से आंसू आना चालू हो जाते हैं, आंखों में जलन होना चालू हो जाती है, दैट इज अ रनिंग नोज की कंडीशन आना चालू हो जाती है। और इसी हिस्टामिन के कारण जो है इनर म्यूकोसा है, नेजल म्यूकोसा है, हमारा जो थ्रॉट है, या कई बार जो हमारे लंग्स या जो हमारे विंड पाइप है, इस विंड पाइप में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है। और इस इन्फ्लामेशन के कारण ही हम लोग प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, है ना। और इन्हीं सारे मिले जुले जो सिम्टम्स है, इन्हीं सारे मिले जुले सिम्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ फ्लू और वी कॉल इट अ कोल्ड, है ना। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि साथ में वहां पर यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाए तो खांसी यानी कफिंग भी होना चालू हो जाती है। तो यहां पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस है, इसके कारण अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारे बॉडी में जो हिस्टामिन है, जो कि नॉर्मली बनते रहता है, कम क्वांटिटी में बनता है, इस हिस्टामिन का सिक्रेशन, इनका फॉर्मेशन या सिक्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और इस हिस्टामिन के फॉर्मेशन या सिक्रेशन के इंक्रीज होने के कारण ही क्या हुआ? यहां पर हम में कोल्ड जैसे सिम्टम्स आना चालू हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच प्रॉब्लम। अब ऐसे समय में हम क्या करते हैं? जब हमें सर्दी या कोल्ड होती है तो हम लोग क्या करते हैं? कई बार तो मेडिकल पर जाकर हम लोग दवाइयां ले लेते हैं, तो मेडिकल वाला हमें दवाइयां दे देता है, या यदि कई बार हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो ये जो सर्दी या कोल्ड के लिए है, जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, उसमें 2-3 प्रकार की ड्रग्स होती है, जिसमें से एक होती है क्लोरफेनेरामाइन मेलेट। इसमें से एक जो ड्रग होती है, या तो वो होगी क्लोरफेनेरामाइन होगी, या उसमें आप देखेंगे तो उसमें सेट्रिजीन होगी, है ना। क्लोरफेनेरामाइन या सेट्रिजीन होगी, या उसमें प्रोमेथाजीन होगी। तो इस तरीके से जो कफ या कोल्ड की जो मेडिसिन होती है, उसमें आपको क्लोरफेनेरामाइन या सेट्रिजीन या एक और ड्रग मिलेगी जिसे हम लीवोसिट्राजीन कहते हैं, है ना। लीवोसिट्राजीन कहते हैं, लीवोसिट्राजीन आपको मिलेगी। तो ये जो क्लोरफेनेरामाइन, सिट्रिजीन या लियोसिट्राजीन यानी कोल्ड की ड्रग जब हम लोग खाते हैं, तो ये क्या होती है? ये हमारे स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने के बाद में वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये क्या करती है? ये सारी की सारी जो ड्रग है, ये क्या करेगी? इस हिस्टामिन जो कि एक केमिकल है, इस हिस्टामिन को क्या करेगी? इसे ब्लॉक कर देगी। ये ड्रग इस हिस्टामिन को अपना काम नहीं करने देगी। ये ड्रग इस हिस्टामिन को क्या करेगी? इसके कंसंट्रेशन को, इसके लेवल को बॉडी में कम करना चालू कर देगी। तो जब हिस्टामिन का लेवल कम होना चालू हो जाएगा, तो इस हिस्टामिन के कारण जो हेडेक हो रहा था, ये कम हो जाएगा हमारा। इस हिस्टामिन के कारण जो रनिंग नोज की प्रॉब्लम थी, वो कम हो जाएगी। इस हिस्टामिन के कारण जो हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और हमारे नेजल म्यूकोसा या इंटरनल ऑर्गन में जो स्वेलिंग थी, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन ड्रग्स ने हिस्टामिन के अगेंस्ट काम किया। इन ड्रग्स ने, इन मेडिसिन ने हिस्टामिन के अगेंस्ट काम किया, जिसके कारण से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला, हमें थोड़ा सा बेटर फील हुआ हम पेशेंट को। तो इस तरीके से ऐसी ड्रग जो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो
इस तरीके से जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है उसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ड्रग एक्शन के बेसिस पर, यानी ऐसी ड्रग्स जो हिस्टामिन को ब्लॉक करती है उन्हें हम लोग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कहेंगे। तो इस तरीके से ड्रग एक्शन जो कैटेगरी है इसमें हम ड्रग के काम करने के तरीके, जो जिस तरीके से वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अपना मतलब जिस तरीके से वो एक्शन कर रही है, उस एक्शन के बेसिस पर हम लोग उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम सभी को क्या है कि चटोरा खाना, थोड़ा सा मसालेदार खाना पसंद होता है ना। और मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोगों को मसालेदार खाना, चटपटा खाना बहुत पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन आपने देखा है कि अक्सर जब हम लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं तो खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने के कुछ समय के बाद में 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के बाद में कई बार ऐसा होता है कि पेट में गैस बनना चालू हो जाती है, खट्टी डकार आना चालू हो जाती है, और यदि आप पानी पियोगे तो पानी के साथ में भी गले में खट्टापन आना चालू हो जाता है ना। इस तरीके की जो है प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्पाइसेस या मसाले हैं, जो हमारे खाने में जो मसाले या जो स्पाइसेस थे, इस स्पाइसेस के कारण क्या हुआ, इन स्पाइसेस के कारण हमारा जो स्टमक है, इस हमारे स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हम सभी जानते हैं, और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण क्या होता है, हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब मसाले या स्पाइसेस हम ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं, तो ये स्टमक में HCl जो है, इस HCl का कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाता है, यानी HCl का लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। और जब इस HCl का लेवल इंक्रीज होना चालू होगा तब ये HCl क्या करेगा, वहां पर बढ़ा हुआ इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ HCl विल कॉज द एसिडिटी। इट विल कॉज व्हाट? इट विल कॉज द एसिडिटी। अब एसिडिटी होगी तो यहां पर जो है प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी, है ना। तो ये एसिडिटी क्यों हो रही है? HCl के कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण। तो हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो अक्सर हम सभी के घरों में, क्योंकि एसिडिटी इज अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, तो हम सभी के घरों में हम जानते हैं कि कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग्स हमारे घरों में होती है, और इन ड्रग्स को, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि एसिडिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो एसिडिटी को दूर करती है, ऐसी ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं क्या, इन्हें हम कहते हैं एंटासिड। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें हम लोग कहते हैं एंटासिड। तो इस तरीके से ड्रग जिस तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, हम उस बेसिस पर भी ड्रग्स कर सकते हैं। और यहां पर वी कैन टेक अ वेरियस काइंड ऑफ एग्जांपल। यहां पर हमने एंटीहिस्टामिनिक देखा, यहां पर हम लोगों ने एंटासिड देखा, यहां पर हम लोग एंटीपायरेटिक भी देख सकते हैं ना। पायरेसिस का मतलब क्या होता है ना, पायरेसिस है ना, पायरो का मतलब होता है फायर, है ना, और पायरेसिस का मतलब क्या होता है कि फीवर, है ना। पायरेसिस का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कॉमन, इसका जो मीनिंग होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने को हम लोग पायरेसिस कहते हैं, यानी फीवर को हम लोग क्या कहेंगे, पायरेसिस कहेंगे, है ना। तो ऐसी ड्रग जो फीवर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ऐसी ड्रग जो फीवर को कम करती है, उन ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी मेडिसिन को हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग एंटीपायरेटिक कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग एंटीपायरेटिक कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है ड्रग को उसके अलग अलग तरीके, सेम ड्रग को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से काम कर रही है उसके बेसिस पर भी, और वो क्या फाइनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसके बेसिस पर भी, है ना। तो इस तरीके से जो है हम ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग एक्शन देखा। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, हम किस तरीके से ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं।
हैं।